सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के अति महत्वपूर्ण पर्सन। एक प्रकार से मैं आपका पूरा सिलेबस का हल्का हल्का एक रिवीजन सा करवाऊंगा इस क्लास के माध्यम से। ये 3 से 4 दिन अपन ऐसी क्लासें लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी थीम बहुत खूबसूरत है, देखिएगा। ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं इनका नाम है टेम्बा बाउआ। ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। जब इनको टीम में लिया गया और जब अपने संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे तो हर किसी ने इनके रंग को लेकर, हर किसी ने इनकी जाति को लेकर, हर किसी ने इनके कद को लेकर, हर किसी ने इनकी बनावट को लेकर इतना ट्रोल किया गया, लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोले। लोगों ने इनकी गलतियों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन किसी ने इनके अंदर के खिलाड़ी को नहीं देखा, किसी ने इनके संघर्ष को नहीं देखा, किसी ने इनके आत्मबल को नहीं देखा। क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। जब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो तब तक केवल आपकी कमियों के ऊपर नजर रखते हैं, आपकी बनावट के ऊपर नजर रखते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लेकिन कई बार सबसे ऊंचे जवाब सबसे शांत होते हैं, और सबसे अच्छा जवाब देने का तरीका भी यही होता है। पूरी दुनिया में पहली बार दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने वाला ये कप्तान, जो बहुत छोटी सी हाइट का है, लेकिन इस पूरी दुनिया आज इसकी वाह वाह कर रही है। सारांश इस थीम का यही है कि जिंदगी में जब तक तुम बहुत बड़े परिणाम उत्पन्न नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारी कमियों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तब तक तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा, तब तक तुम्हारी आलोचनाएं होंगी। लेकिन इन सब का जवाब देने का तरीका मुंह से नहीं, परिणाम से दीजिए। आज इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। जब ये खेल रहे थे इस मैच के दौरान तो इनको बार बार चोकर 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 कह के इनको ट्रोल किया गया, लेकिन कहीं भी ये डगमगाए नहीं। मैं यही कहूंगा हर अभ्यर्थी से, जब तक परिणाम उत्पन्न नहीं कर दो तब तक मौन रहो। क्योंकि सबसे बड़ा जवाब तुम्हारा मौन जब परिणाम में बदलेगा ना, उस दिन ये दुनिया जो है वो आपकी प्रशंसा में कसीदे गढ़ना शुरू कर देगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। और पहला प्रश्न आपका ये रहा, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2 बार कोशिश की थी, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हो, जब आपको लगता है कि सर प्रेशर बहुत क्रिएट हो रहा है, ऐसा डर लग रहा है हार जाएंगे, तब ये मान लो कि यार भगवान की, ईश्वर की जो योजना है ना, उसके अकॉर्डिंग चलो। जो होगा वो हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है दबाव को कम करने का। समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने 2 दिन से बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बैठ रहा था। परसों कोई और प्रॉब्लम आ गई थी, कल बारिश की वजह से इंटरनेट की लाइन टूट गई। तो कई बार चीजें जो होती है ना वो अपने नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए उनको स्वीकार कर लो। मैं बहुत परेशान होता, पैनिक होता, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आप आराम से उठिए और अगले दिन की फिर से योजना बनाइए। बस कोशिश ये कीजिए कि हार ना माने, लगातार चलते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, नवाचार से है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवाचारों में 4 से 5 नवाचार आपको देखने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नवाचार दीक्षा राइज है, स्माइल है, ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन है। ये 3-4 नवाचार ऐसे हैं जिन दीक्षा, आपका शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन है, ये 5, और एक रास्ता में शिक्षा के बढ़ते कदम, और फिलहाल एक FLN अभियान चल रहा है। ये 5-6 योजनाएं हैं जो आपको देख के जानी है। नवाचार में दीक्षा राइज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी, ठीक है। और दीक्षा राइज जो उसका भारतीय संस्करण है एक प्रकार से, ठीक है, राजस्थान का मतलब राजस्थान संस्करण है। तो इसको 2017-18 से इसको प्रारंभ किया गया है। और ये है क्या वास्तव में, तो दीक्षा और दीक्षा राइज दोनों को पढ़ के जाइएगा और इसकी पूरी विशेषताएं आपके दिल दिमाग में होनी चाहिए। लाभ और उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन सही है, अंडरलाइन कर ले सही और नहीं को। ये कक्षा 1 और 2 के लिए कॉमिक बुक प्रदान करता है, एकदम सही है। कॉमिक जो हमारे टाइम में हम पढ़ते थे, आजकल तो बच्चे मोबाइल में घुसे पड़े हैं, ठीक है। ये अभिभावकों को शामिल नहीं करता, ये लाइन गलत है। इसमें टीचर भी शामिल हैं, अभिभावक भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। ये टीचर, विद्यार्थी, अभिभावक और संस्था प्रधानों को ई कंटेंट और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, ये टीचर्स भी यहां ई कंटेंट बना सकते हैं, ई कंटेंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे भी ई कंटेंट पढ़ सकते हैं किसी भी लेवल का, और अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए ई कंटेंट देख सकते हैं, उनका मूल्यांकन, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सब देख सकते हैं।
इसका आदर्श वाक्य एक राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म गलत है, हमारा राष्ट्र हमारे नायक, एक राष्ट्र हमारे नायक है, याद रखना ये गलत है। ये केवल स्व मूल्यांकन के लिए उपयोगी है और पाठ्य पुस्तकों पे क्यूआर कोड प्रदान नहीं करता। निश्चित रूप से आत्म मूल्यांकन के लिए उपयोगी है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तकों पे क्यूआर कोड प्रदान करता है जिसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको केंद्र सरकार जो है बहुत प्रोत्साहित कर रही है, और डिजिटल मंच, सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मंच यही है, ठीक है। तो दीक्षा जो है उसको पूरा पढ़ के जाना, दीक्षा राइज जो है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा और ये बेसिक सी जो विशेषताएं वो देख लीजिएगा। डेट वगैरह आजकल नहीं आती हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0, देखो समग्र शिक्षा अभियान जो है वो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पहले आपकी सर्व शिक्षा अभियान था, रमसा था, टीचर्स टी था, अब सब इसको शामिल कर दिया गया है, सब इसके पार्ट बन गए। इसलिए आज यदि कोई इंपॉर्टेंट अभियान है तो वो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है। कौन सा कथन सही है, अंडरलाइन कर लें। इसे 4 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है, केवल कक्षा 1 से 10 तक के लिए नहीं, 4 अगस्त 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था और 31 मार्च, ये भी याद रखना है कब तक है, 2026 तक, हो सकता है आगे बढ़ा दें, बट 4 अगस्त 2021 को शुरू किया कर 31 मार्च 2026 तक है। पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। ये एनईपी 2020 के अनुरूप है और पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक शिक्षा को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समग्र शिक्षा अभियान को माना गया है। कहां से कहां तक है, पूर्व प्राथमिक से, मतलब आपकी ईसीसी क्लासें, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा जो अपना एनईपी 2020 में पढ़ते हैं, वहां से लेकर वो 12th तक की पूरी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो शिक्षा को समावेशी, समावेशी का मतलब समझ गए, सभी को शामिल करना है, चाहे विकलांग है, चाहे दिव्यांग है, चाहे पिछड़े हुए हैं, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन बनाता है, सही है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटल शिक्षा पे ध्यान देना है, डिजिटल शिक्षा पे ध्यान देना, लेकिन केवल वर्ड गलत है, याद रखना। और शिक्षक प्रशिक्षण को छोड़ना है, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करता है। निष्ठा नामक जो प्रशिक्षण योजना है वो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत ही है। समग्र शिक्षा अभियान की जितनी योजनाएं हैं, एक तो इसके कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आपके स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, ठीक है, आपका एफएलएन अभियान, निपुण भारत अभियान, ये सब जो है निष्ठा प्रशिक्षण, ये सब किसके तहत चलाए जा रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत। सामाजिक लेखा अंकेक्षण हर साल सभी स्कूलों को कवर करेगा, नहीं। सामाजिक लेखा अंकेक्षण जो योजना है वो हर साल 20% स्कूलों को कवर करेगी, 5 साल के भीतर कंप्लीट सभी स्कूलों को कवर करना है, तो हर साल सभी स्कूलों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, केवल 20%। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा पढ़ के जाना इसको, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कूल की एसएमसी कार्यकारिणी, देखो 3% लगभग आरटी पे आते हैं, तो 2% आरटी पे आ जाएंगे, एक एसएमसी पे आ जाएगा, मतलब एसएमसी आरटी के पार्ट के तहत प्रश्न पूछेगा। ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर आरटी 2011 पढ़ेंगे नहीं पढ़े, हल्का सा कम से कम डेट जरूर पढ़ लें, बाकी अंदर का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। आरटी 2009 को ढंग से पढ़ लिया तो उससे वंचित बालक है, असुविधाग्रस्त बालक है, इनको लेकर दो मैंने आरटी 2009 में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डाल रखा है। स्कूल की एसएमसी कार्यकारिणी समिति, देखो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें 2 सभाएं होती हैं, एक साधारण होती है और एक कार्यकारिणी समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कार्यकारिणी समिति है, जिसपे प्रश्न पूछता है कि संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कार्यकारिणी समिति में कुल टोटल 16 सदस्य होते हैं, जिसमें न्यूनतम 3/4 माता पिता या संरक्षक होते हैं। कार्यकारिणी समिति में 50% पुरुष सदस्य होते हैं, पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएं होती हैं 50%। यदि 3/4 में 11% जो है, 11 सदस्य जो अभिभावक हो गए, तो 11 में कम से कम जो है वो 6 जो है वो क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए, और उसमें एसटी और एससी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए एक एक सदस्य को। कम से कम 8 पुरुष, गलत है। पदेन सदस्य सचिव के रूप में ग्राम पंचायत का सरपंच शामिल होता है, उस वार्ड में जहां स्कूल स्थापित है उसका सदस्य शामिल होता है, लेकिन वो पदेन सचिव नहीं होता है। पदेन सचिव जो होता है उस स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल होता है। समिति में केवल 2 निर्वाचित सदस्य माता पिता संरक्षकों में से होते हैं, गलत है। मैंने कहा 3/4 सदस्य होते हैं, 11 सदस्य टोटल के लगभग होते हैं, तो ये गलत है। तो ये पूरी एसएमसी पढ़ के जाना। एसएमसी पे देखो काम के प्रश्न नहीं है, एसएमसी की संरचना, 16 सदस्य में कौन कौन सदस्य शामिल हैं, ठीक है, कितने % अभिभावक होते हैं, कितनी महिलाएं होती हैं, गणपूर्ति क्या होती है, 1/3 होती है, इसकी बैठक कब होती है वो आपको अमावस्या वाला वो याद रखना है, ठीक है। और एक ये याद रखना, इसके कार्य क्या है, तो विद्यालय के जितने भी कार्य हैं उनको मॉनिटर करना,
विद्यालय को जो अनुदान मिले ना उनकी जांच करना, उनका आय व्यय का लेखा तैयार करना, विद्यालय विकास योजना बनाना, उस विद्यालय विकास योजना में किन किन चीजों को शामिल करेगा। लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, टीचरों की नियुक्ति करना नहीं कार्य है इसका। हाँ, टीचरों को कोई असुविधा नहीं हो, टीचरों और बच्चों का एक प्रकार से मॉनिटरिंग से रिलेवेंट चीजें हो सकती हैं, मिड डे मील का ध्यान रखना और चीजें, विद्यालय में भवन बन रहा है, ये सब काम करना। लेकिन नियुक्ति से हटाना, ट्रांसफर करना, यह एसएमसी का कार्य नहीं है। ठीक है, वित्तीय अनुदान जारी करना एसएमसी का कार्य नहीं है। बाकी आप तुरंत समझ जाओगे एसएमसी का कार्य। तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एसएमसी को। यहां एक ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन है धारा 25 के तहत, धारा 25 का मतलब क्या है, अनुसूची आ जाएगी और छात्र शिक्षक अनुपात दिमाग में आ जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए 200 से अधिक बालक, तो छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। नॉर्मली आपको याद रखना है कि 1 से 5 में कितना होता है, 30:1। 6 से 8 में कितना होता है, 35:1। लेकिन जैसे ही संख्या 200 प्लस होती है तो ये छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा, 40 बच्चों पे एक टीचर मिलेगा 200 से अधिक होने पर। समझ गए। और जैसे ही इधर 100 बच्चे हो जाएंगे तो यहां पे एक प्रिंसिपल है, आपका हेडमास्टर के पद सज्जित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, छात्र शिक्षक अनुपात बेहद महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, अनुसूची के अनुसार विद्यालय में बाधा मुक्त पहुंच, पृथक शौचालय और खेल मैदान जैसी भौतिक सुविधाएं अनिवार्य हैं। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात की बात कर रहा है और इसका कारण ये बता रहा है कि क्योंकि अनुसूची में बाधा मुक्त पहुंच, पृथक शौचालय, लड़का लड़की दोनों के लिए अलग होंगे, खेल मैदान होगा, 4 दीवारी होगा, पर्याप्त कक्षा कक्ष होंगे, प्रिंसिपल का अलग होगा, स्टाफ कक्ष अलग होगा, मिड डे मील का रसोई घर के लिए अलग होगा, पुस्तकालय वाचनालय होगा, ये सब प्रावधान किए गए हैं। लेकिन क्या ये कथन का कारण है, यस या नो? तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो सिंपल सा मतलब लग रहा है, कारण अलग बता रहा है, कथन हैं दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। तो ऐसे प्रश्नों में तुरंत समझ में आ जाएगा यार ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको पूरा देख के जाना। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000, संशोधन नियम 2024, ये बहुत चर्चित है। देखो आरटी 2009 के जितने संशोधन हुए हैं, हमारी जो शैक्षिक परिदृश्य की किताब आई है ग्रेड 3 को, उसमें हमने आरटी को बहुत अलग तरीके से डाला, बहुत खूबसूरत तरीके से डाला है। आरटी का पहला संशोधन 2012 में हुआ, जिसमें धारा 39 भी जोड़ी गई। ठीक है, निःशक्त बच्चों वाला प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, आपका वैदिक मदरसे धार्मिक संस्थाओं पे लागू नहीं होता, वो चीज जोड़ा गया। तो वो 2012 का संशोधन याद रखें। फिर 2017 का संशोधन याद रखें, जब कार्यकाल को जो है पहले 5 साल जरूरी था, अब वर्तमान में टीचर्स को जो आपकी योग्यता है उसको 4 साल में पूरा करना है। फिर 2019 का संशोधन याद रखें, जिसमें धारा 16 में 1, 2, 3, 4 जोड़ा गया। फिर 2022 का, जिसमें विशेष शिक्षकों की बात की गई। और सबसे लेटेस्ट जो है वो दिसंबर 24 का है। तो ये इस समय बहुत चर्चित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ के जाना। यह नियमावली 29 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रकाशित हुई, गलत है। 29 मार्च 2011 को आरटी, राजस्थान का जो आरटी 2011 है, और राजस्थान का आरटी 2011 को अधिनियम नहीं बोलते, आरटी 2011 नियमावली बोलते हैं, जो 29 मार्च 2011 को। तो आपको लगता है कि सर वो पढ़नी चाहिए क्या? उसकी जो धाराएं, उन पे प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ग्रेड फर्स्ट में, यद्यपि थर्ड ग्रेड के सिलेबस में आता है। तो उससे जुड़ी हुई आरटी 2009 से रिलेवेंट चीजें, चीजें तो वही सेम है, टीचर के दायित्व है, एसएमसी है। ठीक है, धारा 12 के तहत जैसे निःशुल्क प्रवेश है, तो वहां धारा 10 और 11 के तहत हो गया। तो चीजें वही हैं सबके सब, लेकिन वो धाराओं के नाम अलग है। तो आप इस समय पढ़ोगे तो धाराओं के नाम याद ही नहीं होंगे। तो हल्का सा बस एक नजरिया आपको दिमाग में रखना है, तो डेट याद रखना है। तो ये आरटी 2011 से है, मतलब राजस्थान के आरटी से। यह संशोधन 16 दिसंबर 2024 से लागू हुआ और इसमें नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया गया। नो डिटेंशन नीति क्या थी? जिसमें बच्चे को 5वीं 8वीं में अपन फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो थी नो डिटेंशन नीति थी, इस नीति के तहत नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ये नियमावली 16 के तहत
1 अप्रैल 2015 से लागू है। 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया, जो 2017 वाला जो संशोधन था ना, वो लागू किया गया, जिसमें टीचर्स के लिए जो है वो 5 वर्ष था पहले अपनी योग्यता मानक पूरे करने के, अब उसको कितना कर दिया गया है, 4 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 2017 वाला है, तो ये ऑप्शन गलत है। संशोधन में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा हटा दी गई, नहीं, इस संशोधन के तहत कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसको 2 महीने के भीतर, जब रिजल्ट आया था उसके भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। पुनः परीक्षा में यदि बच्चा फेल होता है तो उस बच्चे को उसी क्लास में रोका जा सकता है। ठीक है, इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि टीचर्स बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनके लिए स्पेशल जो है वो क्लासों का भी आयोजन करेंगे। यद्यपि उसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से नहीं निकाल सकते, लेकिन क्लास में रोक सकते हो। 5वीं 8वीं में आप बोर्ड परीक्षाएं, नियमित परीक्षाएं करवा सकते हो। ये दिसंबर 2024 का संशोधन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां आंसर एकमात्र ये सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न देखना, 6 नंबर का प्रश्न है। संस्था को सूची विशेषता के स्वाद सम्मिलित करें, सही कोड का चुनाव करें। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का संबंध किससे है? तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का संबंध है 10वीं और 12वीं की परीक्षा, मतलब सार्वभौमिक शिक्षा तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये 10वीं ओपन जो एनएसओस है राष्ट्रीय लेवल पे, वैसे राजस्थान में राजस्थान राज्य आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। और ये कक्षा 1 से 12 की क्या करता है, शिक्षा से वंचित लोगों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा देना। ठीक है, एक प्रकार से प्रौढ़ साक्षरता को भी बढ़ावा देता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो क्या है, उसका काम है कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण। ये नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। कौन? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। और इसकी स्थापना हुई थी संभवतः 1 दिसंबर 1974 को, ये 1 जनवरी 1974 को ये संभवतः 29 दिसंबर 1973 को विधिवत उद्घाटन हुआ गया था, और क्रियान्वयन जो हुआ था 1 जनवरी 1974 है, शायद एकदम दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, और ये स्टेट ओपन स्कूल 2005 है। तो ये थोड़ा सा डेट याद कर लेना इनका, और इसका मूल काम क्या है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का काम है 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, प्रकाशन करना, वितरण कार्य करवाना। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर करता है। लगभग इतना सा ही प्रश्न आता है, बाकी नहीं आता। और स्टेट ओपन स्कूल कौन कौन सी परीक्षा का आयोजन करता है, कितने विषयों में आयोजन करवाता है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना है। आरएससीईआरटी का काम क्या है? कक्षा 1 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। अभी क्या किया जा रहा है, 1 से 5वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का सिलेबस चेंज किया जा रहा है। 1 से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु का जो निर्धारण करता है वो आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा किया जाता है। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का काम है 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। तो ये चारों ही संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर बहुत प्रश्न आ रहा है, तो ये चारों एक बार जरूर देख के जाना। बाकी चाहे छोड़ सकते हैं, बट ये चार ढंग से पढ़ के जाना, तो इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा। नेतृत्व के गुणों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने लगभग 8% डाले हैं मैनेजमेंट के, मुझे लगता है कि 8 से 9% मैनेजमेंट के आने चाहिए। अब एग्जामिनर जो पेपर सेटर उस पर डिपेंड करेगा। पेपर तो खैर इस समय बन चुका है, ठीक है, पर इससे शायद आ भी चुका होगा, जैसे भी स्थितियां होंगी, आरपीएससी में आया तो नहीं होगा, बट वो बन चुका है। अब आप अपन सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी। कितने प्रश्न आएंगे ये पहली बार पता चलेगा कि इस बार नया पैटर्न है। तो नेतृत्व के गुण और कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कार्यकारी कार्य, मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नेता कार्यों का नियोजन, संगठन और अधीनस्थों को जिम्मेदारियां सौंपता है। कार्यकारी नेतृत्व क्या होता है, ये याद रखना है, आया हुआ प्रश्न नेट के एग्जाम में। तो इसमें क्या करता है, नेता प्लानिंग करेगा, नंबर 2 ऑर्गेनाइज करेगा चीजों को लेकर, कैसे किसको क्या क्या करना है, और अधीनस्थ जो अपने नीचे वाले हैं उनको कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। ये जो नेतृत्व होता है इसको कार्यकारी नेतृत्व बोलते हैं, सही है। संवाद कौशल का अर्थ है नेता केवल लिखित संदेशों के माध्यम से संवाद करता है, ये नेगेटिव अप्रोच हो गया। लिखित नहीं, शाब्दिक भी करेगा, अशाब्दिक भी करेगा, सांकेतिक भी करेगा, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है, तो ये गलत है। सहयोगात्मक कार्य में नेता टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव का मतलब ये सब मिलकर करेंगे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई अधिकार वाला भाव नहीं रहेगा। कार्यकारी कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नेता कार्यों का नियोजन संग, अच्छा ये तो सेम ऑप्शन डाल दिया इसने, एक ऑप्शन और था।
टाइपिंग गलती है, लेकिन ये बी ऑप्शन यहां पे गलत है क्योंकि यहां पे सभी प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंधन के तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मैनेजमेंट वाला जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें लगभग प्रश्न आता है प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन के कार्य, लूथर गोलिक, हेनरी फ्योल, उर्विक के सिद्धांत, उनसे तुलनात्मक प्रश्न पूछ सकता है, उनकी प्रकृति या कार्य भी प्रश्न, एक प्रश्न आएगा। नियोजन प्रबंधन का फर्स्ट तत्व है जिसमें लक्ष्य निर्धारण और संसाधनों का नियोजन शामिल है, सही है। प्लानिंग पहला होता है, दोनों में लूथर गुलिक ने भी बताया है, टेलर ने भी बताया है, फ्योल ने भी बताया, सब ने प्लानिंग को ही सबसे पहला कारक बताया। संगठन ऑर्गेनाइजेशन में केवल कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण शामिल है, गलत है। कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण शामिल होती है स्टाफिंग में, किसमें होती है? स्टाफिंग में होती है, ना कि संगठन में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय स्थापित किया जाता है, तो बी गलत है। नियंत्रण का तात्पर्य कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी से है तथा, लेकिन इसमें सुधारात्मक कदम शामिल नहीं है। निश्चित रूप से कंट्रोल में गतिविधियों को कंट्रोल देखा जाएगा, लेकिन उसमें रचनात्मक सुधार भी जाते हैं कि आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से करनी है, ये चीज और अच्छे से करनी है। निर्देशन में केवल उच्च प्रबंधन द्वारा किया जाता है, इसमें नेतृत्व शामिल नहीं है। निर्देशन याद रखिएगा नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल पे किया जाता है, और इसमें नेतृत्व क्या नहीं है, इसमें नेतृत्व शामिल नहीं है। निर्देशन में नेतृत्व हमेशा होता है, आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, इसलिए लीडरशिप हमेशा शामिल होती है निर्देशन में। तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, नियोजन प्लानिंग का पहला कारक। ये प्रबंधन के 8% थे। अब साइकोलॉजी के देखना, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में क्या योगदान नहीं है? पहले टॉपिक में जो काम की चीजें वही हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। ये प्रश्न है उपयोगिता योगदान पे। तो उपयोगिता में याद रखना है, जो 13-14 बिंदु अपनी किताब में है उनको एक बार हेडलाइन जरूर पढ़ के चले जाना। यह शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में मदद करता है, प्रभावी टीचिंग में मदद करता है, प्रभावी शिक्षण विधियों में मदद करता है, पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, अनुशासन में निर्माण करता है, टाइम टेबल के निर्माण में मदद करता है, बच्चों की आवश्यकताओं, कमियों, विकास सबको जानने में मदद करता है। पॉजिटिव अप्रोच, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, उनकी विकासात्मक, चाहे वो शारीरिक विशेषताएं, चाहे मानसिक विशेषताएं, चाहे सामाजिक विशेषताएं, चाहे संवेगात्मक विशेषताएं, जितनी विशेषताएं होती हैं उन सबको जानने में हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। ये कक्षा में समूह गति की, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स मतलब समूह की संरचना कैसी है, समूह के बीच के संबंध कैसे हैं, सामाजिक व्यवहार, बच्चे का व्यवहार क्या है समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है। हर प्रकार के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, हर स्वास्थ्य को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में मदद करता है, अपवादात्मक बच्चों की समस्याओं को जानने में मदद करता है। मतलब टीचिंग से रिलेवेंट हर चीज है, पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड, अनुशासन, टाइम टेबल, ये सब चीजें दिमाग में रखो। प्रभावी बनाना, बच्चों की समस्याओं को जानना, बच्चों की आवश्यकताओं को जानना, पाठ्य सहगामी गतिविधियों को प्रबंधन करना, मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ याद रखना है कि लगभग इसकी उपयोगिता है। कुपुस्वामी कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। तो ये सब चीजें, स्किनर एंड करो के स्टेटमेंट याद रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 6-7 डेफिनेशन जो आई हुई है उनको पढ़ के जाना। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में किशोरों की व्यक्तिक स्थिति देखना। ये बहुत बार प्रश्न आया है। किशोर अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कुछ भी लास्ट में लग रहा है कि साइकोलॉजी में कोई 1-2 चीजें पढ़ूं, तो किशोर अवस्था ढंग से पढ़ के चले जाओ। किशोर अवस्था प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्या कहा जा सकता है? किशोर अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिका के बारे में स्पष्ट होते हैं, नहीं होते। सामाजिक भूमिका को लेकर भी इनके दिमाग में संकट रहता है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और व्यक्तिगत स्थिति में तो क्लियर होते ही नहीं है। किशोरों की व्यक्तिगत स्थिति अस्पष्ट होती है, सही है, जिससे सामाजिक भूमिका के बारे में संभ्रांति होती है, कंफ्यूज कर रहा है। किशोर स्वयं को पूरी तरह से एडल्ट मानते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं। देखो, ये व्यवहार उसी तरीके से करते हैं, लेकिन पूरी तरह से एडल्ट नहीं मानते हैं, वयस्क के समान व्यवहार करते हैं, ये विशेषता होती है। तो ये भाषा आपको कंफ्यूज करेगी, तो ये याद रखना है, पूरी तरह से वयस्क मानते नहीं है, क्योंकि ये ना तो बच्चा होता है ना प्रौढ़ होता है। किशोर स्वयं को केवल बच्चा मानते हैं, नहीं, बच्चा भी नहीं मानता, कंप्लीट एडल्ट भी नहीं मानता, बीच की स्थिति रहती है, उसी तरह व्यवहार करते हैं, गलत है। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट का मतलब होता है कि मैं कभी तो बच्चे की तरह बिहेवियर करता, कभी एडल्ट की तरह व्यवहार करता है, इसलिए मतलब ये क्या है? अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। हमेशा एडल्ट की तरह व्यवहार करे तब तो पता चल जाए कि बच्चा एडल्ट की तरह व्यवहार करता, तो कभी बच्चा कभी एडल्ट। सामाजिक भूमिका के बारे में संभ्रांति, संभ्रांति मतलब कंफ्यूजन,
कि मैं ये करना चाहता हूं, नहीं नहीं, कभी तो समाज के खिलाफ बोल देता है, विद्रोह कर देता है। समाज के प्रति विद्रोह की भावना भी होती है, समाज सेवा की भावना भी होती है, समाज के लिए त्याग बलिदान की भावना भी होती है। तो ये बदलता रहता है, इसलिए संभ्रांति है। ये किसने दिया था? ये इरिक्शन ने दिया था ये मत। जो उसका सिद्धांत था ना, जीवनावधि उपागम, पहचान संकट की अवस्था, 13 से 18 वर्ष के मध्य, आइडेंटिटी क्राइसिस, उसमें बताया इसने इरिक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, रूढ़िगत नैतिकता और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तरों की तुलना में किशोर अवस्था में क्या अंतर है? आप कल भी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, हमारे ऑफ कोर्स के बच्चों से, सर कोहलर वर्ग समझ में नहीं आ रहा। कोहलर वर्ग बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न बहुत आते हैं। तो इसने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया 1969 में, सबसे पहला नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद कोहलर वर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई और 3 स्तर बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तीनों में बहुत बेसिक सी चीजें समझनी है, मतलब 1 मिनट में आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। इसने हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया था, ठीक है, और इसने 3 स्तर बताए। इसमें जो पूर्व रूढ़िगत है, पूर्व परंपरागत है, उसमें तो इतनी सी बात याद रखनी है, बच्चा नैतिक रूप से जानता ही नहीं है, निष्पक्ष होता है, समझ में नहीं आता उसे, इसलिए वो आज्ञा और दंड के भय से नैतिकता का पालन करेगा कि मुझे मारेंगे इसलिए मुझे पालन करना है, या वो अपने लाभ के लिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, व्यक्तिगत पुरस्कारों के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, आदान प्रदान के लिए, अपने हित से प्रभावित होकर नैतिकता का पालन करता है। रूढ़िगत जो होता है, परंपरागत स्तर, जैसे रूढ़िगत कन्वेंशनल लेवल, इसमें क्या होता है कि बच्चे में 2 भाव आते हैं। एक तो उसमें आती है प्रशंसा पाने के लिए नैतिकता का पालन करना, एक माता पिता के प्रति संबंधों को बनाए रखने के लिए कि यार मैं नहीं करूंगा तो मम्मी नाराज हो जाएगी, पापा नाराज हो जाएंगे। तो ये जो है ना, वो प्रशंसा पाने के लिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाने के लिए नैतिकता पालन करता है। और दूसरा इसमें स्टेज होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति न्याय, कानून के प्रति सम्मान। वो समझता है कि समाज बहुत अच्छी संस्था है, कानून बहुत अच्छी संस्था है, मुझे हर हाल में इसका पालन करना है, कानून की दृष्टि में सब समान है, कानून के विरोध कोई नहीं जा सकता। ये होती है परंपरागत। और उत्तर रूढ़िगत में होता है सामाजिक समझौता, जिसमें वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करेगा लेकिन समाज के अंडर में। और इसका लास्ट स्टेज होता है जो किशोर अवस्था सबसे रिलेवेंट है, सार्वभौमिक नैतिक न्याय, जहां वो अपने व्यक्तिगत अंतरात्मा, अपने विवेक और तार्किकता के आधार पर नैतिकता पालन करता है। सही है गलत, ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो यहां पे ऑप्शन देखना कि स्तर की तुलना में किशोर अवस्था में क्या अंतर है। आपके प्रश्न किशोर अवस्था से रिलेवेंट पूछेगा, इसलिए किशोर अवस्था के संदर्भ में मैंने प्रश्न बनाया। रूढ़िगत स्तर पर नैतिकता समाज के नियम पर आधारित होती है, जबकि उत्तर रूढ़िगत में नैतिकता आत्मचयनित और आंतरिक मानकों पर आधारित होती है। ठीक है, रूढ़िगत स्तर पर नैतिकता आंतरिक मानकों पर आधारित होती है नहीं, यहाँ तो समाज और कानून के मानक पर आधारित होती है। जबकि उत्तर रूढ़िगत स्तर पे व्यक्तिगत समाज, ये उल्टा कर दिया, नहीं है। रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत दोनों स्तरों पे नैतिकता पूरी तरह बाह्य नियमों पर आधारित जो होती है ना, वो होती है रूढ़िगत स्तर पे। समाज ने, मम्मी पापा ने जो नियम, कानून ने जो नियम बनाए, उनको फॉलो करना है, तो बाह्य नियम वहां होते हैं। उत्तर रूढ़िगत में बाह्य नियम फॉलो नहीं करेगा। रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत दोनों स्तरों पे नैतिकता पूरी तरह आंतरिक नियंत्रण केवल उत्तर रूढ़िगत पे होती है। तो काम की बात समझनी आपको ये है कि रूढ़िगत स्तर पे समाज, कानून के नियमों के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है। जबकि उत्तर रूढ़िगत में आंतरिक मानक, मुझे सही लगता है एक सही है, मुझे गलत लगता है गलत है। तो आंतरिक मानक कहां पे इंपॉर्टेंट है? उत्तर रूढ़िगत, जो किशोर अवस्था से। तो ये ऑप्शन सही है। ये पूरा समझ में आ गया होगा आपके। ब्रूनर और ऑसबेल के सीखने के दृष्टिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही व्यक्ति, और बहुत प्रश्न पूछे गए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, स्पेशली इन दोनों व्यक्तियों पे। अभी लास्ट नवंबर 24-25 से प्रश्न आया, और आसुबेल के ऊपर भी बहुत प्रश्न पूछे गए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न डाले हैं कि आपके दिमाग में रहे। जेरोम ब्रूनर और डेविड आसुबेल एक बार पढ़ के जाना है कि सीखने के दृष्टिकोण की तुलना में कक्षा में सीखने की प्रक्रिया के बारे में क्या डिफरेंस है। जेरोम ब्रूनर आत्म अन्वेषित सीखने पे बल देते हैं, आत्म अन्वेषित क्या होता है, जबकि आसुबेल अर्थपूर्ण सीखने और आत्मसातीकरण, कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रूनर रटकर सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, रटकर सीखने को प्रोत्साहित जो है वो डेविड आसुबेल ने इसका एक प्रकार बताया, इसने नहीं बताया। जबकि आसुबेल आत्म अनुस, ये गलत है। ब्रूनर और आसुबेल दोनों रटकर सीखने को कक्षा में सबसे उत्तम। जेरोम ब्रूनर तो कहता है बच्चा स्वयं करके सीखे, खोज करके सीखे, एक्सप्लोर करे चीजों को। ठीक है। ब्रूनर अभिग्रहण, अभिग्रहण का मतलब होता है, ये डेविड आसुबेल ने 4 प्रकार बताए थे। अभिग्रहण का मतलब है चीजों को लिख कर या बोलकर याद करना, रोट लर्निंग, रट कर सीखना।
और एक इन्होंने बताया था एक्सप्लोर लर्निंग, खोज अधिगम, अन्वेषण अधिगम, जहां बच्चा नया विचार निकालता है दी गई विषय वस्तु में से। और चौथा बताया था मीनिंगफुल लर्निंग, जो सबसे श्रेष्ठ था, सार्थक अधिगम। समझ गए? इन्होंने सीखने को एक प्रकार से निगमनात्मक माना था डेविड आशुबेल ने। इनकी किताब का नाम था द कोग्निटिव व्यू, जिसमें 4 प्रकार बताए। और जेरोम ब्रूनर जो है, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिया, जिन्होंने त्रिज्य निर्मितवाद दिया, जिसमें विकास की 3 अवस्थाएं बताई, ये कहते हैं बच्चा हर चीज को स्वयं करता है। तो डिस्कवरी पे बात किया इन्होंने। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा ना, वो क्या होगा? ब्रूनर आत्मान्वेषित, आत्मान्वेषित मतलब क्या है? सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी की बात की है इसने। इस बार ये प्रश्न आया था आत्मान्वेषित। और जबकि डेविड आसुबेल जो है मीनिंगफुल लर्निंग, ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार बताया था। और आत्मसातीपूर्ण की भी बात की है। आत्मसातीपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग का पार्ट है। कैसे? बच्चा पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए जब उसको समझकर सीखता है, वो अर्थपूर्ण अधिगम होता है। आत्मसातीकरण का मतलब है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। इसलिए दोनों वर्ड का इस्तेमाल इसने किया। आत्मसातीकरण का प्रयोग जीन पियाजे ने भी किया है, सिमुलेशन, याद रखना। तो ये ऑप्शन सही है, तो ये पूरा याद करके जाना। अगला प्रश्न देखिएगा आप। निर्माणवाद, मैंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इसलिए लिया, आपके दिमाग में रहे कि निर्माणवाद इंपॉर्टेंट है। निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के संबंध में वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट हो गए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इंपॉर्टेंट हो गया, वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट हो गया, पियाजे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनमें क्या अंतर है? वाइगोत्स्की की सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति बल देते हैं, पियाजे व्यक्तिगत अनुभव और कोग्निटिव स्टेज पे बदल देते हैं। वाइगोत्स्की व्यक्तिगत खोज पे बल देते हैं, जबकि पियाजे सामाजिक संदर्भ और सामाजिक संदर्भ की बात ही नहीं करता पियाजे। वाइगोत्स्की व्यक्तिगत नहीं, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। जेडपीडी में वो दूसरों के सहयोग की बात करते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों सीखने को पूरी तरह व्यक्तिगत प्रक्रिया मानते हैं। व्यक्तिगत प्रक्रिया केवल पियाजे मानता है, वाइगोत्स्की सामाजिक प्रक्रिया मानता है। क्या मानता है? सामाजिक प्रक्रिया मानता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक अवस्थाओं पर ध्यान देते हैं, जबकि पियाजे भाषा विकास को सीखने का आधार मानते हैं। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक अवस्थाओं की बात ही नहीं करते हैं, याद रखना। पियाजे भाषा विकास को सीखने का आधार मानते हैं, नहीं मानते। वो विचार को मानते हैं। वो कहते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की कहता है भाषा पहले, विचार बाद में आता है। तो ये मेजर डिफरेंस है वाइगोत्स्की और पियाजे में। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया को इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो व्यक्तिगत को नहीं मानते, वो व्यक्तिगत रूप से सीखने को मानते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई। पियाजे कहते हैं कि निर्धारित समय तक संज्ञानात्मक विकास होता है। ये कहते हैं कि जीवन भर संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। वो पियाजे परिपक्वता को इंपॉर्टेंट मानते हैं, पियाजे विचार को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस इनमें याद रखना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की में 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वाला, भाषा वाला, संस्कृति वाला, ठीक है, जेडपीडी वाला, वास्तविक विकास वाला, संभाव्य विकास वाला, स्केप होल्डिंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। बस वाइगोत्स्की पूरा है। पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ के चले जाओ, स्पेशली किशोर अवस्था जरूर पढ़ के चले जाओ। एसिमिलेशन पढ़ लो, एकोमोडेशन पढ़ लो, एडेप्टेशन पढ़ लो, स्कीमा का समझ लो, बस कंप्लीट। संवेगात्मक बुद्धि पे एक प्रश्न आपके आएगा। संवेगात्मक बुद्धि पढ़ के जरूर जाना, हल्का सा टॉपिक है। संवेगात्मक बुद्धि के ये लास्ट एग्जाम में आया था, उसी से रिलेवेंट मैंने भाषा चेंज करके बनाया। व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक तत्वों की तुलना में क्या अंतर है? व्यक्ति तत्वों में अपने संवेगों की पहचान प्रबंधन शामिल है, जबकि अंतर्व्यक्ति तत्वों में दूसरों के संवेगों को समझना और संबंधों को संचालित करना शामिल है। व्यक्ति तत्व में दूसरों के संवेगों को प्रबंधित करना होता है, जबकि अंतर्व्यक्तिक में अपने संवेगों को। व्यक्ति का मतलब है इंट्रापर्सनल, आप यहां ये समझ लो, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं से जुड़े हुए। और ये जो होता है ना अंतर्व्यक्तिक, इसको बोलते हैं अपन इंटरपर्सनल। क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? दूसरों से जुड़े हुए। व्यक्तिक अंतर्व्यक्ति दोनों तत्व केवल अपने संवेगों की पहचान गलत है, व्यक्तित्व में संबंधों संचालित। अब यहां एक ही लाइन समझ में आने वाली है। व्यक्तिक तत्व इंट्रापर्सनल में अपने संवेग, इसमें 3 तत्व होते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण और आत्म विप्रेरणा। ये तीनों व्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक होते हैं, जो आपके अंदर होते हैं, जिनको आपको ही उनका प्रबंधन करना है। ठीक है, समझ गए ना? सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेड फेस्ट का एग्जाम होने वाला है। मैं ठीक हूं, मैंने अच्छी मेहनत की है और निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छा करके आऊंगा। सेल्फ अवेयरनेस। आत्मनियंत्रण, लोग कहेंगे ये वो, डर लगेगा, भावनाएं, दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, आपको अपने नकारात्मक विचारों पे कंट्रोल करना है, पॉजिटिव विचारों को बढ़ाना है। मैं लगूंगा, मैं लगूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। सेल्फ मोटिवेशन, हर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बढ़ाना है।
मुझे एग्जाम देना है, बहुत अच्छे से दे के आना है। जो 5 दिन 7 दिन बच के खूब मेहनत करनी, सेल्फ मोटिवेशन। और अंतर व्यक्तिक में होते हैं दो, समानुभूति। समानुभूति का मतलब समझ रहे हैं? जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूं, जब परीक्षा का लास्ट टाइम होता तो प्रेशर बहुत होता है। और प्रेशर ऐसा होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। मम्मी का फोन आया, भड़क गए। पापा का फोन आया, भड़क गए छोटी सी बात पे। रूममेट को हमने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, दिमाग खराब हो गया, लड़ाई कर ली। याद रखिए, समानुभूति बहुत गजब की ताकत है। जब ऐसा टाइम होता है ना, आपकी जिंदगी का ये दौर होता है, उस समय लोगों के प्रति नजरिया बहुत अच्छा रखिए। कोई आप पे गुस्सा भी कर रहा है तो आप प्रेम से मुस्कुराते हुए बोल दीजिए। किसी की मदद कीजिए इस टाइम में। किसी को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस समय गुस्सा नहीं करना, इस समय चिड़चिड़े नहीं होना, क्योंकि ये मूड डिसऑर्डर इस समय आने लग जाते हैं। प्रेशर इतना होता है एग्जाम का, और चीजें बहुत सारी होती हैं और अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं। जूस वाले के पास गए, जूस बना दे, उसने 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा दी, क्या है ये, मजाक बना रखा है क्या? ये चीजें आती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है इस समय। इस समय कोई बात नहीं, 5 मिनट ले रहा है, कुछ नुकसान नहीं होगा। आप मुस्कुराते हुए जूस पिया और आपने थैंक्स बोल दिया। हमेशा कोई भी आपको बड़ा मतलब बच्चा विवश था, बहुत परेशान है, वो रो रहा है कि मेरी हालत खराब है, तो उसको गले लगा लिया आपने, उसको संबल दिया आपने। समानुभूति जरूर कीजिए, तुम्हारी लाइफ बदल देगी ये विचार। लाइफ में किसी को संबल दे देना बहुत बड़ी चीज है। लाइफ में मुस्कुराते हुए दो अच्छे शब्द बोल देना बहुत बड़ी चीज है, ना कि नकारात्मक रूप से किसी को हतोत्साहित करना। कई बार होता है ना, कुछ नेगेटिव बच्चे होते हैं, तेरा तो नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। ये ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत घटिया टाइप के लोग होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पॉजिटिवली, सबके लिए पॉजिटिवली जितनी दुआएं आप ले सकते हो ना अपनी जिंदगी में, लेने का प्रयास करो। यही काम आता है। समानुभूति है सबके दुख दर्द में शामिल होना। और पांचवा, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल मतलब है अच्छा बोलो, सबकी प्रशंसा करो, ठीक है, नेतृत्व, लीडरशिप, चिंतन, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक संबंध, ये सब सोशल स्किल होते हैं। वो अंतर्व्यक्तिक में होते हैं लास्ट वाले। ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देखना, कुसमायोजन और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में शारीरिक पहलुओं की तुलना में क्या अंतर है? मेला एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ, कुसमायोजन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य से एक प्रश्न आना है। तो इसमें मैंने कई बार चर्चा कर ली कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। कुसमायोजन में शारीरिक लक्षण जैसे हकलाना, नख काटना दिखाई देते हैं, जबकि मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि प्रमुख होती है। कुसमायोजन में शारीरिक लक्षण उपस्थित होते हैं, शारीरिक लक्षण तो उपस्थित होंगे ही। मानसिक स्वास्थ्य में शारीरिक इच्छाओं की अति आसक्ति, अति नहीं होती है, बैलेंस होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब है शारीरिक और मानसिक संतुलन, हर प्रकार का बैलेंस होगा, इसका मतलब मेंटली स्वस्थ है। कुसमायोजन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में शारीरिक लक्षण जैसे सिर का बाल नोचना प्रमुख है। सिर का बाल नोचना कुसमायोजन में होगा, मानसिक स्वास्थ्य में तो बाल नहीं नोचोगे आप। शारीरिक लक्षण को ये दिखाओगे नहीं ना। कुसमायोजन की अनुपस्थिति मानसिक स्वास्थ्य है। मेल एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब मेंटल हेल्थ है। मेल एडजस्टमेंट है, इसका मतलब मेंटल हेल्थ है ही नहीं। कुसमायोजन में अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देखा जा सकता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य में शारीरिक गड़बड़ियां नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो ये सही है। कुसमायोजन में शारीरिक लक्षण, देखो कुसमायोजन पे 3 लक्षण होते हैं, ये तीनों पिछली बार 2021 वाले पेपर में आया था प्रश्न। फिजिकल सिंड्रोम क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है, आपने इस समय देखा होगा आपके कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पैर हिलते हैं उनके, एक मेल एडजस्टमेंट का चक्कर होता है। कई बार होता है वो ऐसे करते रहते हैं। कई बार होता है कि आप बालों को नोचते रहते हैं, ठीक है, आपका चेहरा फड़कता है, ऐसे अजीब से चेहरा फड़कता है, ये कुसमायोजन का है। तो ये मतलब फिजिकली जो सिंड्रोम आप दिखाओगे, चाहे बाल नोचना है, ठीक है, चाहे आप अंगुलियां हिला रहे हैं, चाहे पैर हिला रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका चेहरा फड़क रहा है, आपके मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, ये मुंह में नाखून लेना है, ये सब फिजिकल सिंड्रोम है। ये टेंशन कुसमायोजन को व्यक्त करता है। फिर आता है व्यवहारात्मक लक्षण। व्यवहारात्मक मतलब है चोरी करना, झूठ बोलना, एग्रेसिव बिहेव करना, भाग जाना, पलायन करना, एकांतवासी रहना, दोस्त नहीं बनाना, ये व्यवहारात्मक लक्षण होते हैं। और तीसरा होता है संवेगात्मक लक्षण, जब आप में तनाव, चिंता, हीनता, इन्फेरिटी आने लग जाती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा, अजीब सा फील होने लग जाता है, डर ही डर, अंदर ही अंदर इतना डर हावी होने लग जाता है कि आपकी पढ़ाई होनी बंद हो जाती है। आप किताब लेके बैठे लेकिन डर इतना हावी हो गया, चिंता इतनी हावी हो गई कि किताब में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये सावैंगिक लक्षण होते हैं, अत्यधिक चिंता, कुंठा, तनाव, फ्रस्ट्रेशन।
एंजाइटी, ये सब इसके सब एकात्म लक्षण होते हैं। तो कुसमायोजन होना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। कुसमायोजन नहीं, समायोजित हो, इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य सही है। तो इसकी तकनीक पढ़ के जाना, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य और प्रकृति पढ़ के जाना। ये 15% थे। उम्मीद करता हूं आपको एक इंसाइट मिली होगी कि इस प्रकार से मुझे इन चीजों को कवर करना है। थैंक यू वेरी मच। शाम को कोशिश करेंगे कि अपन करंट को लेकर जो मैंने लास्ट पेपर लिया था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी के सभी, उन पर एक छोटा सा डिस्कशन अपन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।